बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अब वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे ये क्लोज किया था। इनके इस वक्त आपको समझाया क्या गया था कि ये डबल इंटीग्रल क्यों लेते हैं और कन्वीनियंसी क्या है कि हम इस वाली सरफेस को, ऐसी बेढंगी सरफेस को यहाँ रख के इसका प्रोजेक्शन क्यों लेते हैं इधर, क्योंकि इस साइड पे फिर प्लेन पर डायाग्राम बन जाती है और प्लेन वाली डायाग्राम का स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप हिस्से का एरिया जैसी मर्जी बन जाए उसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि इस सरफेस का एरिया हम यहां बनाएं, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद ये जो प्रोजेक्शन वर्ड्स हैं वो क्या है, और प्लस फिर ये यूनिट वेक्टर जे के आई, इनकी अटैचमेंट क्या है, इस वक्त हमारा ये कंसर्न है। हाँ जी, अभी जो प्लेन वाला प्रोजेक्शन है वो देखें तो जरा, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, दोनों के दरमियान एंगल थीटा, तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग बी, दोनों वेक्टर एक प्लेन में है। अब देखिए सिर्फ प्लेन ऐसी है, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर, दोनों इधर हैं, एक ही प्लेन में काम हो रहा है ना, तो ये वेक्टर्स की सिर्फ डायरेक्शन का काम किया जाएगा। अब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन में कैसे लिया जाएगा, इस वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड कैसे, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को सिंपल नंबर से डिनोट करते हैं, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, यानी कि जिन दो वेक्टरों का प्रोजेक्शन यूज करना है ना, एक का दूसरे के अलोंग, एक की मैग्नीट्यूड जो उन दोनों के दरमियान एंगल है उसका कोसाइन उसके साथ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोजेक्शन आ जाएगा इस वेक्टर के अलोंग, यानी कि ये है वो प्रोजेक्शन अलोंग बी या ऑन बी। ठीक हो गया। अब बात हो रही है इधर, ये वाली सरफेस है, इसका प्रोजेक्शन यहां क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन यहां क्या होगा, इस सरफेस के एरिया की बात हो रही है, तो सरफेस का एरिया लिया जाएगा, दूसरी साइड पे पहुंच के वो एरिया बनेगा और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, वही कोसाइन ऑफ द एंगल। ये है टर्मिनोलॉजी एरिया की, एस फॉर सरफेस कह लें, एस फॉर सरफेस, और उसके साथ ये कोसाइन ऑफ द एंगल गैमा क्यों कहा, जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनेगा वो अल्फा, जो वाई के साथ बनेगा वो बीटा, जो जेड के साथ बनेगा वो गैमा। एक्स एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के साथ जे, जेड एक्सिस के साथ के। ये रूटीन वाली तरतीब है जो फॉर एवर अवेलेबल है, हर जगह उसको उसी तरह काउंट किया जाएगा। तो चलिए जी, अब बात होने लगी है, ये देखिए सरफेस यहां पर है और आपका जेड एक्सिस इस वक्त ये है, वाई एक्सिस इस वक्त ये है और एक्स एक्सिस इस वक्त ये है। ये तीन एक्सिस आपके पास, रेड वाला एक्स एक्सिस, ये वाई और ये वाला जी, सरफेस आपकी यहां पर है। इसका हम नीचे लेना चाहते हैं एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन, तो इस प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होगा, ये लीजिए इस प्लेन, अगर ये प्लेन की पोजीशन बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे इस वक्त नजर आ रही है आपको, तो नॉर्मल वेक्टर यूं जाएगा, अगर हम इसको यूं कर दें नॉर्मल वेक्टर इधर को हो जाएगा, अगर हम इसको यूं कर दें तो नॉर्मल वेक्टर इधर को हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन बदलती जाएगी ना, नॉर्मल वेक्टर का इस जेड एक्सिस के साथ, इसके नॉर्मल वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ एंगल गैमा है, तो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के होगा, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के होगा, इसलिए पहले तो इस के की बात कर रहे हैं, वो के क्यों आ रहा है। इसी तरह जब हम एक्सजी प्लेन पर जाएंगे तो वो वाई के साथ वेक्टर एंगल बनेगा वो जे, और जब हम वाई जी प्लेन में जाएंगे तो एक्स वाले के साथ एंगल बनेगा वो आई। इस तरह से ये आई जे के यूनिट वेक्टर का फर्क पड़ गया।
हाँ जी, उसके बाद अब बाई रूल जैसे उस लाइन टू लाइन यानी कि वेक्टर वेक्टर का प्रोजेक्शन बताया, इसी तरह ये एरियाज के प्रोजेक्शन है। तो एरियाज के प्रोजेक्शन के हवाले से टू प्लेन्स इंटरसेक्ट एट एक्यूट एंगल, ये दोनों वेक्टर आपस में मिल रहे हैं एक्यूट एंगल पर। इधर दो प्लेन्स आपस में मिल रही हैं एट एक्यूट एंगल, वो एंगल जो भी आए, then area in one plane can be projected to the other plane। जैसे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के अलोंग, तो इस सरफेस का एरिया उसका प्रोजेक्शन उस दूसरे वाली प्लेन में, समझ आ रही है? वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर के अलोंग, इसका प्रोजेक्शन इस प्लेन से नीचे वाली प्लेन में जा रहा है, तो प्लेन का प्लेन से प्रोजेक्शन, तो ये एरिया की बात होगी। उधर एक लाइन है, इधर इस तरह की सरफेस है, उसका जाहिर है यहाँ एक लाइन तो नहीं खींची जा रही, यहाँ ये पूरी सरफेस है जिसका कोई एरिया होगा, वो एरिया नीचे शिफ्ट होगा। तो वही बात की, देन एरिया इन वन प्लेन कैन बी प्रोजेक्टेड टू द अदर प्लेन बाय मल्टीप्लाइंग कोसाइन ऑफ द एंगल। उधर भी तो कोसाइन ऑफ द एंगल ही है ना, इधर भी कोसाइन ऑफ द एंगल ही होगा। कौन सा एंगल? ये गैमा। क्यों? इस वक्त तो ये देखें तो इस वाली प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन सा है? गैमा, नॉर्मल वेक्टर गैमा। और फिर हमने वो एक वेक्टर एंगल गैमा वेक्टर का क्यों लिया? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। फिर सुन ले, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। जो इस वाली प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर का नाम हमने लिखा n यूनिट वेक्टर, n फॉर नॉर्मल। ये प्लेन का किसी भी तरफ को नॉर्मल बनेगा ना। अब फिर देख लें, अगर प्लेन ऐसे रखते हैं जैसे अब है, तो नॉर्मल वेक्टर ऊपर को, ये प्लेन की जगह बदलते जाएं, उसका नॉर्मल वेक्टर की पोजीशन बदलती जाएगी। नाम तो उसका n फॉर नॉर्मल ही है ना, यूनिट वेक्टर। एक प्लेन ये एक्स वाई वाली है, एक्स वाई पर नॉर्मल कौन सा होगा? जेड एक्सिस। जो एक्स वाई प्लेन है पूरी, एक्स वाई प्लेन नीचे ग्राउंड है, उस पर जो जेड है वो परपेंडिकुलर होगा। जेड की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा होगा? के। उस प्लेन का यूनिट वेक्टर के है। जो ये वाली प्लेन बनी इसका यूनिट वेक्टर एन है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, इसलिए एन डॉट के, ये जो एन डॉट के आ रहा है। और जिस वक्त हम एन डॉट के को हल करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? ये देखिए, एन की मैग्नीट्यूड इनटू के की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन एन एंड के, तो वो तो गैमा हो गया। अब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो बाकी क्या बचा? ये कॉस गैमा ही बचा। और ये हल किस चीज को किया गया है? ये एन डॉट के को हल किया गया है। यानी कि एन डॉट के को हल करें तो ये बनता है एन की मैग्नीट्यूड के की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन एन एंड के। अब ये यूनिट वेक्टर 1 1 होने की वजह से बाकी क्या रह गया? कॉस गैमा। और ये एक्यूट एंगल की वजह से मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दें, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा ना एक्यूट एंगल की वजह से, सेकंड में तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए उसको एक्यूट बनाने के लिए ये काम करते हैं। ये जो नीचे एन डॉट के लगाया गया इस कॉस गैमा की कीमत के लिए। तो अब आपको समझ आ चुकी कि अगर एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन आएगा तो जेड एक्सिस वाला यूनिट लगेगा के, अगर वाई जेड में जाएगा तो एक्स एक्सिस वाला यूनिट लगेगा, और अगर एक्स जेड में जाएगा तो वाई एक्स जेड प्लेन हो गई, एक्स जेड प्लेन पर वाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, वाई का यूनिट वेक्टर जे होगा। एक्स वाई प्लेन हो गई, एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर जी होगा, जी का यूनिट वेक्टर के है, तो ये आ गया। जब वाई जेड प्लेन है तो उस पर परपेंडिकुलर एक्स हो जाएगा, वाई जेड पर, वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर एक्स वाला हो जाएगा, तो एक्स का यूनिट वेक्टर आई है। एन तो सब के लिए कॉमन है, एन तो नॉर्मल है इस वाली सरफेस का, ठीक है, इसलिए वो सब में आ रहा है। सो एन अपनी जगह मौजूद है। ये बाकी चीजें अंडर डिस्कशन हो ही नहीं रही। तो ये जो डेल ऑफ एस एरिया ऑफ वन प्लेन,
उसको cos ऑफ द एंगल से मल्टीप्लाई किया, वो दूसरी प्लेन में उसका प्रोजेक्शन आ गया। ये डेल आप स्मार्ट नंबर यूज करने के लिए डी में चेंज कर दें तो फिर डी एस की कीमत cos गैमा इधर शिफ्ट हो गया। और अब यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट है, इसमें इतना हिस्सा तो एज इट इज ही है, ये देख लें, ये इतना हिस्सा तो एज इट इज है, डी एस की कीमत लगानी है तो डी एस की इस वक्त ये कीमत लगी डी ए ओवर cos गैमा। और अब इस डी ए को, ये एक्स वाई प्लेन में है इसलिए डी एक्स डी वाई, यानी कि एरिया ए फॉर एरिया एक्स इंटू वाई, यूं चलेगा ना, एक्स की लेंथ और वाई की लेंथ, ये स्मॉल लेंथ शो करने के लिए तो स्मॉल एरिया बन जाएगा, इसलिए डी ए की जगह आ गया डी एक्स डी वाई। इसी तरह जब एक्स जी में जाएगा तो डी एक्स डी जी, जब वाई जी में जाएगा डी वाई डी जी। और बाकी क्या रह गया आपके पास, ये इसकी जगह एन डॉट के कैसे बना, ये आपको अभी दिखा दिया गया ऊपर कि cos गैमा की जगह एन डॉट के, क्योंकि गिवन स्टेटमेंट में एंगल तो बताया ही नहीं जाएगा, जब आपको क्वेश्चन डील करने पड़ेंगे वहां आप इस तरह का वर्किंग करके काम शो करेंगे। तो ये आपको रास्ता बताया गया। अब एक आखिरी बात, ये एस और आर का क्या फर्क है। एस वो वाली सरफेस थी जब उसका प्रोजेक्शन इस तरह इस जगह से उठा के यहाँ ग्राउंड में आ गया तो ग्राउंड की लेंथ बन गई, विड्थ बन गई, वहां ये रीजन बन गया इस तरह, जैसे हम यूं कह सकते हैं ना कि ये वाला एक रीजन आ गया, तो ये रीजन की एक्स और वाई डायमेंशंस दो रह गई, तो उस रीजन की वजह से आर आ गया, उसकी लेंथ या विड्थ एक्स और वाई और जी, एक्स और जी दो कोऑर्डिनेट शो करेंगे, इसलिए वो डबल इंटीग्रल की समझ आ गई और नाम उसको आर से डिनोट किया, रीजन को एस की बजाय। तो ज़ाहिर है ये हमारी वो कैलकुलेशन का स्टाइल था। अब आगे आपके सामने क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे, क्वेश्चन इन्वॉल्व करते हुए वो डिफरेंट स्टाइल से जो भी इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह अंडर डिस्कशन होंगे। आपको किसी भी जगह ऐसी बॉदरेशन नहीं मिलेगी, क्वेश्चन डील करना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी डीलिंग के दौरान अगर कोई और मसला भी होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर डील किया जाएगा विद द बेस्ट प्रॉपर्टीज़, बेस्ट पैसेज। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर वेलकम, बताइए, इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो डील करेंगे। बाकी फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।